आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ वीके शर्मा कक्षा 10वीं हिंदी लेखन भाग के अंतर्गत आज हम संदेश लेखन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संदेश लेखन पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने इस बार ही प्रारंभ किया है, लेकिन हमें इसको देख करके या सुन करके किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संदेश लेखन पत्र और निबंध दोनों से भी सरल है। यदि हम यूं कहें कि 5 जो इसका अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी संदेश को 5 अंक का निर्धारित किया गया है और 5 में से यदि 5 अंक प्राप्त करने हो तो संदेश लेखन से सरल कुछ भी नहीं है। संदेश लेखन यदि हम यूं देखें तो लेखन चाहे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी आया हो, लेकिन संदेश की जो परंपरा है वो भारत में प्राचीन काल से रही है। किसी समय पर कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, फिर घुड़सवारों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, तो फिर कहीं डाकघर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, तो वर्तमान में मोबाइल के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। तो आम आए दिन देखते हैं, कई बार ईमेल से संदेश भेजते हैं, कई बार व्हाट्सएप से संदेश भेजते हैं। बस यही संदेश है। बस कुछ बातें इस प्रकार की हैं कि हमें इसके लेखन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, और उन कुछ सावधानियां बरतने के बाद हम 5 में से 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि हम लेखन भाग में देखते हैं तो यदि कोई सबसे सरलतम प्रकरण है तो वह है संदेश लेखन। संदेश लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, भाषा सहज व सरल हो, यानी इसमें भाषा की जटिलता को कोई स्थान नहीं है। भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, और विशेषकर अनौपचारिक संदेश में तो भाषा और भी सहज और सरल और छोटे वाक्यों वाली होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्नानुकूल संदेश। जो भी हम संदेश भेज रहे हैं, वह संदेश भेज रहे हैं या प्रश्न पत्र में जो संदेश हमें बनाने के लिए कहा गया है, तो प्रश्न के अनुकूल ही संदेश होना चाहिए, यानी कोई घुमा फिरा करके नहीं आना चाहिए। हमें सीधे जो संदेश का मुख्य केंद्र है, मुख्य विषय है, उसके अनुकूल ही संदेश भेजना चाहिए। संदेश लेखन में शब्द सीमा भी तय की जाती है। प्राय 25 से 30 शब्दों का संदेश लेखन होता है। हाँ, 2, 4, 5 शब्द कोई आगे पीछे होते हैं तो इससे कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्राय 25 से 30 शब्द इसकी शब्द सीमा रखी जाती है। संदेश की प्रकृति के आधार पर कलात्मक प्रदर्शन। संदेश की प्रकृति के आधार पर कलात्मक प्रदर्शन से तात्पर्य है कि जो संदेश हम भेज रहे हैं उस संदेश की प्रकृति क्या है। माना हम दीपावली पर शुभकामना संदेश देने के लिए संदेश भेज रहे हैं, तो उसमें कहीं बाउंड्री में कहीं कलाकृतियां बना सकते हैं, कहीं दीपक लगा सकते हैं, या होली का है तो कहीं इस प्रकार होली खेलते हुए चित्र बना सकते हैं। तो यानी जिस प्रकार का संदेश है, उस संदेश की प्रकृति के आधार पर इसमें अपनी कलात्मकता यानी अपनी सृजन क्षमता का भी हमें प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन यदि उसकी प्रकृति के अनुकूल कलात्मक दृश्य की आवश्यकता नहीं है, तो हमें ऐसा करने से बचना भी चाहिए। संदेश 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक, यानी जैसा कि हम पत्रों में देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, इसी प्रकार से संदेश लेखन भी 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक जो संदेश लेखन होते हैं वो प्राय सरकारी विभागों में या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी विभाग को भेजे जाने वाले संदेशों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक जो संदेश होते हैं इन्हें हम घरेलू संदेश भी कह सकते हैं, जो आपसी रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को भेजे जाते हैं। एक और बात स्मरण रखेंगे कि संदेश
सूचना नहीं होता। संदेश परिचितों के लिए होता है, जबकि सूचना आम नागरिक के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी हो सकती है। यदि हम कुछ सूचनाएं कुछ कागज पर लिख करके बाहर चिपका भी सकते हैं कि वो आम जनता उनको जाने, वो सूचना हो सकती है, लेकिन संदेश ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संदेश और सूचना दोनों पृथक पृथक है। ठीक इसी प्रकार संदेश लेखन को हमें पत्र भी नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि संदेश लेखन बहुत संक्षिप्त होता है और इसमें बहुत औपचारिकताएं नहीं होती, बल्कि जो संदेश लेखन का मुख्य भाग होता है उसी के अंक कुछ अधिक निर्धारित हुआ करते हैं। अनौपचारिक संदेश लेखन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बधाई संदेश। बधाई संदेश किसी की सफलता पर, किसी की कामयाबी पर हम जब कोई संदेश देते हैं तो इस प्रकार के संदेश बधाई संदेश के अंतर्गत आते हैं। शुभकामना संदेश, विभिन्न त्योहारों पर, पर्वों पर हम जो संदेश भेजते हैं वो शुभकामना संदेश के अंतर्गत आते हैं। तो फिर तीसरा है विशिष्ट अवसरों पर। विशिष्ट अवसरों से तात्पर्य जैसे पर्यावरण दिवस पर या किसी की मृत्यु पर भेजे जाने वाला शोक संदेश आदि। इस प्रकार इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन 3 के अलावा अन्य भाग भी संदेश की प्रकृति के आधार पर अन्य भाग भी किए जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 3 भाग जो हैं वो अन्य जो दूसरे प्रकार होंगे उनको भी अपने आप में समाहित किए ही होते हैं। संदेश लेखन के हम मुख्य भाग पर आते हैं कि संदेश लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले संदेश लेखन में शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक से तात्पर्य संदेश, ऊपर लिखेंगे संदेश, या किसी विशेष अवसर पर संदेश लिखा जा रहा है तो फिर उस शीर्षक को हम बदल भी सकते हैं, जैसे दीपावली पर शुभकामना संदेश, ऐसा हो सकता है। या फिर खाली ऐसा भी लिखा जा सकता है संदेश, ऊपर सबसे पहले हमको लिखना है शीर्षक में संदेश, यानी हेडिंग जिसको हम शीर्षक कहते हैं, ये संदेश में अवश्य रूप से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद बाईं तरफ हमें उस स्थान का नाम लिखना चाहिए जहां से हम संदेश लिख रहे हैं। माना हम आबू पर्वत से संदेश लिख रहे हैं तो यहाँ पर आबू पर्वत लिखा जाएगा। फिर इसी प्रकार से दिनांक, इसके बाद हमको यहाँ पर दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद वो संदेश किस समय लिखा जा रहा है वो समय भी यहाँ लिखा जाना चाहिए, और फिर वो किसके लिए लिखा जा रहा है, जैसे संबोधन में आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, और फिर अंत में हम लिखते हैं प्रेषक, यानी संदेश भेजने वाला कौन है। और ये जो बीच का जो भाग है यहाँ पर हम संदेश को लिखते हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि संदेश लेखन के प्रारूप बनाते समय एक 4 दीवारी अवश्य होनी चाहिए, एक बाउंड्री अवश्य होनी चाहिए। अब ये बाउंड्री हम लिखने के बाद भी कर सकते हैं या फिर बाउंड्री बना करके फिर लिख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक में यदि हम अंतर देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 ही अंतर आते हैं। पहला, यदि औपचारिक संदेश है तो उसमें समय के बाद में यहाँ पर विषय भी जुड़ जाता है, यानी किस विषय पर हम संदेश भेजना चाह रहे हैं। और दूसरा, भेजने वाले का नाम और पता भी सबसे ऊपर लिखा जाता है, और जहाँ भेज रहे हैं वो तो अनौपचारिक अनौपचारिक दोनों में लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक के मूल रूप से ये जो प्रारूप है ये अनौपचारिक है। लेकिन यदि इसको हम औपचारिक का प्रारूप बनाना चाहेंगे तो केवल 2 ही परिवर्तन आएंगे। एक तो यहाँ पर विषय आएगा समय के बाद में, और दूसरा यहाँ पर भेजने वाले का नाम भी आएगा, पता भी आएगा। इस प्रकार हमें संदेश लेखन का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।